हमारे मेवात से चेयरमैन है नूह के। आज इनके तत्वाधान में आज मुस्लिम समाज के सभी हमारे गणमान्य लोग यहाँ पर आए थे। आज उनके बारे में बैठ कर के खुले मन से चर्चा हुई है कि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। मैंने एक शायद कहानी सुनाई थी कांग्रेस की, वो कहानी है रमलू वाली। हाँ, एक रमलू था, ये चक्की रानी आवानी थी। अगर ताई नु कहने लगा, कहा रमलू कहाँ घूम रहा? कहा ताई, कहा चक्की रा हुआ, कहा मेरी भी रह दे, कहा और मैं पानी ले आऊंगा जाकर। जब तक ये वो कहानी आप लोगों को मालूम है, समय लग जाएगा, मेरे पास समय का अभाव है। रमलू वाली स्थिति कांग्रेस की है, ये पता तो कुछ है नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन रहा है। समस्याएं बन करके देश के सामने खड़ी रही, समाधान नहीं हुए। अगर ईमानदारी से उन समस्याओं का समाधान किया है तो ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, उन्होंने किया है। पिछले 10 वर्षों में किया, एक एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन थी, जिसका समाधान धारा 370 को समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बोडो की समस्या कांग्रेस की देन थी, जिसका समाधान भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु पीछे जनगणना को लेकर के अभी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर फैसला किया जाति जनगणना का। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो ही कैबिनेट के अंदर फैसला आया, ये फैसला लिया गया, राहुल गांधी एकदम बाज का प्रेस में बैठ गया और कहने लगा कि कहा ये तो मैंने कह रखा था। भाई तन्ने कह रखा था तो अपना रिकॉर्ड भी चेक कर ले पहला। मैं आज थोड़ा सा आपको, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि हमने इस बात को उठाया था, मैं 2010 की ये बात बताना चाहता हूं, जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनगणना ये कराने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। परंतु कांग्रेस को आईना दिखाता हूं, क्योंकि एकदम राहुल गांधी बैठ गया, उनके कई लोग बैठ गए, ये तो हमने कराया था, ये बात तो कहने लगे। मैं आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश को और कांग्रेस को ये आईना दिखाना चाहता हूं, देश और प्रदेश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी। कांग्रेस समस्या को समस्या बना करके रखती थी। 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा, ये लोकसभा में कहा हुआ है। शायद राहुल गांधी को अगर नहीं पता तो वहां की वो प्रोसीडिंग निकाल करके देख सकते हैं, क्योंकि वो तो उस सरकार के अंदर पीछे से बैठ करके सरकार को चला गया था। कहां से माल ले रहा, कहां जा रहा, सारा पता था। कितना विकास के ऊपर खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो सारा उसको मालूम था। और ये भी कहा गया था कि कैबिनेट के अंदर आकर के एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया जाएगा, यह भी कहा गया था। यह कांग्रेस के समय में कहा गया था, और जिसमें यह भी कहा गया था कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने, जब उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस मनमोहन सिंह ने कहा, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिगत आधारित जनगणना की का समर्थन किया था, अपनी संतुष्टि दी थी। इस समूह में जो वो समूह बना था, उस समूह के अंदर
केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के पी चिदम्बरम भी शामिल थे। पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। ये उनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री ने कहा था उनके। और किस प्रकार की जनगणना हुई, कितनी जातियां बना दी गई, आपके सामने है। अगर किसी का गोत्र भी था उसको भी जाति में कन्वर्ट कर दिया। ये इस प्रकार का इनका सिस्टम रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कल कैबिनेट में फैसला लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये भी कांग्रेस की एक गलती है, उसका सुधार करेंगे। उसका सुधार, कांग्रेस की गलतियों का सुधार कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सब जानते हैं कि जो वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ कानून की कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2013 में हड़बड़ाहट में, ये लगभग 13-14 में हड़बड़ाहट के अंदर ये लोकसभा में लेकर के आए। इसका नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ, इसका नुकसान देश को भी हुआ। कांग्रेस कोई भी काम करती थी केंद्र बिंदु वोट बैंक रखती थी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं केंद्र देश को रखते हैं। ये अंतर है मोदी जी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में। कांग्रेस वोट बैंक को केंद्र में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को केंद्र में रख करके कानून बनाते हैं, काम करते हैं। ये अंतर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण ये पहल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब यह कानून जो असहाय मुस्लिम हैं उनको बड़ी राहत देने वाला ये कानून है। इसमें बने नए नियमों से वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति के मनमाने अधिग्रहण पर भी रोक लगेगी। पहले वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। आप सब जानते हैं कांग्रेस को भी यही पीड़ा है, कोई और पीड़ा नहीं है। कुछ लोगों को जो पीड़ा है क्योंकि वक्फ बोर्ड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब वो बंद हो गया है। अब जो नए सुधारों से जो पुरानी उनकी गलतियां थी को सुधारने और जनहित में कामों को बढ़ावा देने की दिशा में ये ठोस कदम उठाए जाएंगे। पुराने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त कर अब वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिम महिला और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा। पहले तो कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते थे, परंतु इसके आने से गरीब मुस्लिम और हमारी मुस्लिम महिलाएं और जो मुस्लिम वर्ग के अंदर वंचित समाज है, गरीब समाज है, जिसको कांग्रेस लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है, अब उनके कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यह अधिनियम कमजोर वर्गों को एक नया जीवन देने का काम करेगा। यह बोहरा जो मुस्लिम समाज की जाति है, बोहरा, अहमदिया
और पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा। इससे आदिवासियों के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। यही नहीं, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक अब वक्फ के दायरे से बाहर होंगे। इसमें महिलाओं के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि नए कानूनों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के अंदर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। पहले महिलाओं को इसके अंदर अधिकार नहीं थे। उन्हें भी वक्फ बोर्डों में भागीदारी दी जाएगी। साथ ही वक्फ संपत्तियों में उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया जाएगा, किया जा रहा है। और इसमें जो विधवा है, तलाकशुदा है, उन महिलाओं और अनाथों को के भरण पोषण के लिए भी इसको शामिल किया जाएगा, किया गया है। नए कानूनों से जमीन माफिया, भ्रष्टाचारियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में जब ये वक्फ बिल आया तो एक हड़कंप मच गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियों का लाभ कांग्रेस के समय में भ्रष्ट लोगों के बीच में बंट जाता था। बांट लेते थे वो, गरीब को तो लाभ नहीं मिलता था। वक्फ बोर्ड कल्याण के लिए, वक्फ बोर्ड जन कल्याण के लिए बना था, लेकिन आज यह देश का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण तभी ये वक्फ बिल लोकसभा में आया। आज वक्फ की जमीनों पर माल, होटल और व्यावसायिक इमारतें खड़ी हैं, लेकिन आम मुस्लिम को कुछ नहीं मिल रहा। वक्फ की 70% संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी हो चुका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस संशोधन को लेकर के भ्रम का फैला रहे हैं कि जबकि कांग्रेस के शासनकाल के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग उनके समय में हुआ है। जैसे मैं अगर बात करूं, दिल्ली के अंदर जो लुटियस जोन है, जो वीवीआईपी एरिया, लुटियस जोन वीवीआईपी एरिया है, संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया। वहां की लुटियस जोन की संपत्तियों को वक्फ में ही घोषित कर दिया गया। अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में लिंगायत किसानों की जमीन को, किसानों की जमीन पर दबाव किया गया और तमिलनाडु के अंदर भी 1500 साल पुराने मंदिर की भूमि को वक्फ की भूमि घोषित करने का ये कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार, दुस्साहस किया गया। अगर हम हरियाणा के अंदर भी देखें, हरियाणा के अंदर भी एक उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलता है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। जिला यमुनानगर के जठलाना में एक गुरुद्वारे की 14 मरले भूमि वो लंबे समय से विवाद में है। वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की और न्यायालय ने यह भूमि जुलाई 2022 में वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया था। आप सब जानते हैं, जबकि इस क्षेत्र में किसी मस्जिद के ऐतिहासिक अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं है और गुरुद्वारा वर्ष 1947 से वहां स्थापित है। यह सब पुराने वक्फ कानून के कारण हुआ है। जो कांग्रेस इसको लेकर के आई है, इसका दुरुपयोग हुआ है। ऐसी मामलों में नए कानूनों के लागू होने से ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। कोई भी
उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। यह अधिनियम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा की जा रही शोषणकारी व तुष्टीकरण की राजनीति को भी समाप्त करेगा, क्योंकि अब उनकी दुकानदारी, जो जूठ की दुकानदारी थी, वो बंद हो जाएगी। ये बंद करने का काम करेगा। ये नीति वर्ष 2013 के क्रूर संशोधन में बढ़ावा दिया था। इससे राज्य सरकार की वक्फ बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति को सीमित किया गया है और गैर मुस्लिम द्वारा वक्फ के रूप में दी गई संपत्तियों को भी वैध माना गया है। इसमें इस बात को अनदेखा किया गया कि दान, जबरदस्ती अथवा धोखाधड़ी आदि के माध्यम से किए गए हो तो उसको भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में कांग्रेस ने वक्फ कानून संशोधन करके इसमें अनियंत्रित शक्तियां वो प्रदान कर दी गई थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड ताकतवर लोगों का ये हथियार बन गया था। भारी मात्रा में वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी थी। अब नए सुधारों से पुरानी गलतियां दूर होंगी और जनहित में काम होंगे। देश में वक्फ की लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं। इसके बावजूद 31% से अधिक मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियां उसके विकास में सहायक नहीं है। ये स्पष्ट है। भारी मात्रा में वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वक्फ सुधार करते हुए बड़े स्तर पर जन कल्याण का कार्य किया है। केंद्र सरकार की नीति सबके कल्याण की है। आवास और उज्ज्वला जैसी योजनाओं में बिना भेदभाव के गरीब लोगों को लाभ दिया गया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए अधिनियम में वक्फ पंजीकरण, लेखा परीक्षा और लेखांकन के लिए केंद्रीय नियम बनाने का प्रावधान किया गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल स्थापित किया गया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। वक्फ बोर्डों के खातों की ऑडिट अब नियंत्रक और महालेखक परीक्षक या नामित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। वक्फ बोर्ड के इन बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, पसमानदा और अन्य मुस्लिम समुदायों के साथ साथ गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे समावेशिता को भी बढ़ावा मिलेगा। वक्फ अधिनियम को अब सीमा अधिनियम 1963 के अधीन लाया गया है। इससे अतिक्रमण के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। अब 12 साल से अधिक समय से कब्जे में रहने वाली संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेंगे। सरकारी संपत्तियों को वक्फ दावों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इससे सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अब इस बिल के आने से वक्फ संपत्ति की स्थापना केवल वैध वक्फ दस्तावेजों के माध्यम से ही की जा सकती है। इससे वक्फ बाय यूजर जैसे अनधिकृत दावों की रोकथाम हो सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील करने का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय संगतता बढ़ेगी। इस बिल के अंदर वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेवारी कलेक्टर या उसके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इससे सर्वेक्षण प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। इस बिल में वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि के लिए सरकारी भूमि को कलेक्टर या उसके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इससे सर्वेक्षण प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। इस बिल में वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि अवसर है। यह हमें अपनी विरासत को सुरक्षित करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, समावेशी विकास को प्राप्त करने में मदद कर। इससे संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ सुधार हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह हमें अपनी विरासत को सुरक्षित करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, समावेशी विकास को प्राप्त करने में मदद कर सकेगा। इस अधिनियम के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियां हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक शक्ति बने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में योगदान करे। ये इस बिल का उद्देश्य है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बरगला करके वो अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है। मैंने उसकी चर्चा भी की है। अभी लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा भी है कि कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके पूरे देश में घूमना शुरू कर दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये शोभा नहीं देता। भाई तेरे पास कोई काम को मैं करने का, उसके बारे में विजन बताओ। आप ये झूठ मत परोसो। लोग आपका झूठ सुन सुन करके पक चुके हैं, पक नहीं चुके। अब तो आपको जीरो पे आउट करना शुरू कर दिया है। आपको दिल्ली में तीसरी बार जीरो पे आउट कर दिया है, आपको हरियाणा में जीरो पे आउट कर दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। अब आप कहीं और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, झूठाड़ी छोड़नी चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को इनको चिंतार्थ करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे थे शायद इनके ध्यान में होंगे, वो कहीं से निकाल करके पढ़ लें उनको, फिर उनको लागू करें। जो बीबीएमपी को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है पंजाब में, और वहाँ भी फोर्स लगा दी है। जो बांका डैम है उस पर भी फोर्स लगाई है। केंद्र ने जिस तरह का फैसला किया है कि हरियाणा को पानी देने का, तो वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और बिल्कुल है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। आम आदमी ने बड़े सजाबाग दिखाए थे, पंजाब के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोग जान भी गए हैं। ये घटिया राजनीति कब तक करेंगे ये लोग? अरे विकास की राजनीति करिए, मैं लगातार कह रहा हूं। मैं भगवंत मान को भी कहा है, आप वहां के मुख्यमंत्री आपको अवसर दिया है, बड़ा विश्वास करके अवसर दिया है आपको। आपने वहां के किसान की फसल सारी की सारी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। आपने वहां के किसान का अगर खराबा होता है उसका 100% मुआवजा देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की राजनीति को लेकर के अगर करेंगे, लोग ऊब चुके हैं। मैं मान साहब को कहना चाह रहा हूं,
1-1.5 साल रह गया आपका, ठीक ठाक काट लो, कुछ काम कर लो, सोच लो, शायद अगर अगली बार। ये तो प्रदेश के लोग हैं, ये तो भगवान का रूप होते हैं। और पंजाब तो वो भूमि है गुरुओं की। वो भाई जैता की कहानी, जैता है ना, है भाई जैता की वो कहानी है ना, भाई जैता की, हाँ, उसकी कहानी है। लोग गुरु गोविंद सिंह पे जब वहां लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर लोग मारे गए, भाई जैता था पानी पिलाने वाला, क्या बोलता, मश्क रखता था, वो सबको पानी पिलाता था, कोई भेदभाव नहीं करता था, किसी से भेदभाव नहीं होता था। अरे भाई कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी थे, जैता जी नहीं, भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे। वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली है, उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए, क्योंकि अब इनको लगने लगा है, दिल्ली में भी सजाबाग दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है, भाई इज्जत बचा लो, यहाँ बच जा, नहीं बचने के काम कर लो, बच जाएंगे अगर काम करेंगे। मान साहब कोई काम करो, पंजाब के हित में काम करो, पंजाब के लोगों को जो अपेक्षाएं थी आपसे, उस हित में काम करो। अरे पहले तो किसानों के साथ क्या किया, फिर उनका लठ मरवा दिए। अरे मैंने कहा बार बार भी लठ न मरवा, ये हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं, इस भूमि को ये चीर करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, और आप लठ मरवा रहे हैं उनका। लोग समझ रहे हैं आपकी चालों को। मान साहब आप इस घटिया स्तर की राजनीति को छोड़िए, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पंजाब सूबे के विकास में, पंजाब सूबे कैसे आगे बढ़े, मेरा पंजाब सूबे का एक एक व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, उसकी रणनीति बनाइए। ये घटिया राजनीति है। पानी का मसला है पंजाब से, उसमें क्या टेक्निकल बात है कि एक तो क्या हरियाणा को पानी देने का फैसला हो चुका है, दूसरा पंजाब ने सर भाखड़ा डैम पे पुलिस तैनात कर दी है, आधिकारिक पुलिस के कर्मचारी वहां लगा दिए हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्निकली मैं आपको बताना है, टेक्निकली आप देखिए, आज तक ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। और मैंने भाई कन्हैया को उदाहरण दिया है, हमारी संस्कृति में है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर मेरे पास कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए, उसका पानी पिला करके मैं स्वागत करता हूँ। किसी भी परिवार में चला जाए, सबसे पहले उसको पानी जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसका स्वागत करते हैं, बाद में पूछते हैं। तो उन गुरुओं की जो मार्ग दिखाया हुआ है, उस मार्ग को इन्हें चलना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए। मैं एक दिन पंजाब विधानसभा में गया था, मेरा यही था, मेरे अंदर पीड़ा थी, मैं पंजाब विधानसभा में गया, किन्होंने इतने डिफरेंसेस खड़े कर दिए। अरे हमारी रिश्तेदारियां हैं पंजाब के अंदर, हमारा भाई है, मेरा घर है पंजाब, क्या हम जाएंगे नहीं पंजाब के अंदर? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पानी हमारा, अगर पंजाब प्यासा रहता है, हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे, हमारी वो संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति है। परंतु इस प्रकार की घटिया राजनीति करके, अरे बरसात का पानी है, वेस्टेज चला जाएगा, वो पाकिस्तान में चला जाएगा, जो हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा है, उनको मार रहा है, क्यों उनको हम पानी दें? नहीं देंगे पानी उनको। मुख्यमंत्री
और वो पानी बरसात का, अभी 2 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी, इतनी बरसात का जो पानी है वो वेस्ट हो जाएगा। ये एक सिस्टम बना हुआ आज तक कहीं भी, आज तक के इतिहास में, 1 मिनट में अभी पूछता हूँ आपको, 1 मिनट अभी पूछता हूँ, आज तक के इतिहास में अभी तक ये पानी इस प्रकार से नहीं पीने का रोका गया। ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी, वहां भी इन्होंने यमुना के पानी के अंदर जहर मिलाने की बात केजरीवाल ने की थी। ये भगवंत मान तो बेचारा बैठा, पीछा तो वही बैठा, पीछा तो पर्चियां देना लिख लिख का ये बोल देगा, ये बोल देगा। कारण आप यार एनालिसिस कर लीजिए ना। दिल्ली की हार बर्दाश्त नहीं हुई है, सदमे में पड़ा केजरीवाल तक, सजब आग दिखाए केजरीवाल ने, और वही सजब आग यहाँ दिखाए। मैं तो कह रहा हूँ अभी 1-1.5 साल का समय, मान साहब को मैं सचेत कर रहा हूँ भी, मान साहब पब्लिक के हित में काम कर, बाहर निकल करके काम कर। शाम को 2 यार इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे से सारी बात ना करवाओ, आपको सब पता है, सारी बात मेरे से करवाएगा। भगवंत मान ने कल आपको पत्र लिखा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री को आश्वासन नहीं दिया था कि मैं पानी छोड़ दूंगा। साहब मेरे वाला पत्र भी और भगवंत मान वाला पत्र भी आप दोनों पढ़ करके चलाना, आप दोनों पढ़ करके। मैंने कहा है ना, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए टेक्निकल जो आप बात कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में कभी भी मई जून में एक्स्ट्रा पानी जाता है, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी के कारण एक्स्ट्रा पानी लगता है। और जब से ये पानी चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम एनसीआर का एरिया देखेंगे, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री के कारण बहुत सारे लोग आ गए। जो 2011 का जो SCCC डाटा था उससे 2 गुना पब्लिक ज्यादा आ गई हमारे इस एनसीआर एरिया में, क्योंकि पानी की कंजम्पशन बढ़ गई है। पानी की कंजम्पशन बढ़ी है तो पानी तो लगेगा पीने का। भाई देखिए, मान साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, और मैं ये भी हाथ जोड़ के मान साहब को करना चाहूंगा, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप मानवता के हित में काम करिए, पब्लिक के हित में काम करिए। ये तो पीने का पानी है, हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं मान साहब पानी कैसे रिलीज हुआ, क्योंकि जहाँ पर पानी रिलीज हो रहा है वहाँ एक सर पानी कोटा की बात कर रहे हैं, जो 104% कोटा ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया गया है हरियाणा में, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मान साहब ने जो कहा है, पंजाब में अपने से पहले की सरकार पर आंकड़े न रखने की भी उसने बात कही, भी आंकड़े नहीं है कहा कोई भी, ये मान साहब ने कही है, मैंने तो नहीं कही। आप वीडियो आप सुन लेना कि पहले तो आंकड़े नहीं रखते थे, और उसने तो यार उसके अंदर स्पष्ट दिख रहा है, वो आरोप लगा रहा है अकाली दल पर, आरोप लगा रहा है कांग्रेस के ऊपर, चुनाव आएंगे। यार लोग बच्चे नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि राजनीतिक सिस्टम हो रहा है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यह विषय पानी का है, मेरा निवेदन है, क्योंकि 2022, 23, 24 कभी भी आज तक के इतिहास में ये पानी नहीं रोका गया, और 9000 क्यूसिक पानी ये अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून के अंदर हर वर्ष 9000 क्यूसिक पानी देते थे। 4000 क्यूसिक पानी मिलता है हमें हरियाणा को, और 4000 में से क्योंकि गर्मी के समय के अंदर ज्यादा इसकी डिमांड हो जाती है, तो 9000 क्यूसिक ये लेते हैं, 9000 क्यूसिक देते थे। परंतु इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पानी में से दिल्ली को 500 क्यूसिक मिलता है, और राजस्थान को 800 क्यूसिक मिलता है इसी में से, पंजाब को इसी में से 400 क्यूसिक मिलता है, और हमारे 500 कुल मिला करके ये 6800 क्यूसिक रह जाता है, बाकी तो ये बढ़ जाता है। जो आंकड़ों का खेल हुआ सर, बीबीएमबी में हरियाणा के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, मेंबरशिप को लेकर भी हरियाणा सरकार कुछ करने जा रही है कि जिस तरीके से ये आंकड़े रखे गए हैं, पहले डेटा कैप्ट किया जाता था, मेंबर रहता था हरियाणा को, उसको लेकर सब कुछ किया जा रहा है।
नहीं, मैं मान साहब से बात भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, साधारण परिवार का बच्चा है, मैं भी साधारण परिवार का बच्चा हूँ, गरीब परिवार से आए हैं। और गरीब परिवार में पता है माँ कैसे मटका सर के ऊपर रख करके पानी का 2 किलोमीटर से लेकर के पीने का पानी घर में लेकर के आते, उसको मालूम है, क्योंकि साधारण परिवार के बच्चे हैं। ये राजनीति नहीं घुसनी चाहिए इस चीज में। मैं निवेदन करूंगा आपको, मैं वो विचार करें मान साहब, वो उसकी बात में ना आए जो पीछे उंगली ले रहा बैठे, नाम नहीं मैं लेता, उसकी बात में ना आए, अपने विवेक से काम कर। पंजाब के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप उस मैंडेट के आधार पर द्वेष पैदा मत कर, द्वेष ना खड़ा कर। अरे ये चलता रहता है, ये तो प्रकृति का स्रोत है। ये पानी कोई किसी का, मेरा थोड़ी, अगर मैं कहूँ मेरा पानी है, मेरा पानी नहीं है, ये प्रकृति का स्रोत है, प्रकृति से हमें मिलता है। इसकी व्यवस्था खड़ी कर और पानी आ जाए, तालाब बना दें। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मोदी जी का, कितने डैम नए बन रहे हैं और अमृत सरोवर तालाब बना रहे हैं। यही कारण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पानी से वंचित न रहे, सुरक्षित रहें, क्योंकि उनको भी हम कुछ न कुछ दे करके जाए। ये प्रकृति का उपहार है, गिफ्ट है, ये हमें दे करके जाना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर राजनीति करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम साहब, जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री जी को, जिससे कि नहीं, देखिए सभी दलों की इस विषय को लेकर के एक मत है, सभी दल, और वो जब समय आएगा तो उस हिसाब से कोई ऐसा वो नहीं, सभी दल एक मत है। डायरेक्टर बदल दिया गया है बीबीएमबी का, और उसके बाद ये फैसला आया है जो पानी दिया गया है हरियाणा कैडर के लगा दिए गए हैं पंजाब के हटा के। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विषय। और इस बीच बड़ी खबर पंचकुला से सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर सीएम सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जातिगत जनगणना कराना ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकांश राजनीतिक दलों ने फैसले का समर्थन किया है। तो आपको बता दें, कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीते दिन हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है जाति जनगणना को लेकर, जिसके बाद से अब इस फैसले को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। तो वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, पीएम मोदी गरीबों के हित में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी ने कठोर फैसले लिए,